हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न PSIR। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था एरिस्टोटल को पढ़ना, उनके बारे में समझना, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक उनके बायोग्राफी को, उनके थ्योरी ऑफ स्टेट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया था। और आज हम लोग करने जा रहे हैं उनके वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी, द थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। सो फ्रेंड्स, बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को समझना उनके दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। सिटीजनशिप कंसिस्ट इन द शेयरिंग ऑफ डेलिब्रेटिव एंड जुडिशियल ऑफिस। फ्रेंड्स, ये जो कोट आप देख रहे हैं ये एरिस्टोटल के बुक द पॉलिटिक्स से लिया गया है, ठीक है। जिसके माध्यम से एरिस्टोटल हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर नागरिकता के सिद्धांत में, अगर सिटीजनशिप के सिद्धांत में अगर डायलेक्टिक्स को इम्बिड कर दिया जाए, अगर डायलॉग एंड डेलिब्रेटिव्स के वैल्यूज़ को इम्बिड कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि ये सारे वैल्यूज़ जिस सोसाइटी में, जिस स्टेट में लाइज करेंगे, ठीक है, वहाँ पे हर एक सिटीजन, वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल क्या होगा कि विचार विमर्श करने पे बात करेगा। और जब हर एक इंडिविजुअल या हर एक सिटीजनशिप अगर जो मतलब हर एक सिटीजन्स अगर मतलब विचारों पे बात करेगा, मतलब तार्किक एक मतलब लॉजिक के साथ बात करेगा, तो उससे क्या होगा कि एक स्टेट में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट दिखेगा, क्योंकि इंडिविजुअल से स्टेट बनता है। और हर एक इंडिविजुअल अगर विचारों पे बात करेगा, ठीक है, अगर मतलब काफ़ी हाई लेवल पे बात करेगा, उन लोग डायलॉग एंड डेलिब्रेटिव्स करेगा, तो उससे क्या होगा कि स्टेट काफ़ी प्रॉस्पर बनेगा, काफ़ी डेवलप्ड बनेगा, ठीक है। और यही, और जिस सोसाइटी या जिस स्टेट में इस तरह का कल्चर लाइज करता हो, एग्जिस्ट करता हो असल मायने में, वही स्टेट में जस्टिस इस्टेब्लिश हो सकता है, ठीक है। ये बात कहते हैं वो इस कोट के माध्यम से एरिस्टोटल अपने बुक द पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हम लोगों ने जो इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि हम लोग इस सीरीज़ में टोटल 10 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है हम लोगों के चैनल पे, इंट्रोडक्शन टू एरिस्टोटल और थ्योरी ऑफ स्टेट, ठीक है। जिसको हम लोग बारीकी से दोनों चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। और आज हम लोग करने जा रहे हैं इनके थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है। फ्रेंड्स, हम लोग सारे वीडियोस को एक दूसरे से इंटरलिंक करके पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने पहले वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के आप पहले उन वीडियोस को देख लें, लिंक ऑलरेडी मतलब डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। इसके आने वाले वीडियोस में हम लोग स्लेवरी को, प्रॉपर्टी को, कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, रिवॉल्यूशन, लॉ जैसे जितने भी इनके सारे थ्योरीज हैं उनको बारीकी से और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इनके क्रिटिसिज्म्स को भी देखेंगे। क्योंकि अगर आप लोग पिछले वीडियोस को नहीं देखोगे तो आप लोगों को शायद ये वीडियो देखने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आए, क्योंकि आप लोग साइड डॉट्स को इजीली कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग पिछले वीडियोस को देखे रहोगे तो आप लोग इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हो बारीकी से, और आप लोग हर एक चीज़ को इंटरलिंक करके पढ़ सकते हो उनकी थ्योरीज को। जब आप सारी थ्योरीज को एक दूसरे से इंटरलिंक करके पढ़ोगे तो ओवरऑल आपको उस फिलोसोफर के बारे में समझने में, उस थिंकर के बारे में, आने की एरिस्टोटल के बारे में समझने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनके एरिस्टोटल के जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है उनको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जब सिटीजनशिप को पढ़ रहे हैं तो सिटीजनशिप का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि एक लीगल स्टेटस, ठीक है। ऐसा लीगल स्टेटस कि अगर किसी को सिटीजनशिप जहाँ पे दिया जाता है, अगर उस सिटीजन्स के पास सिटीजनशिप का राइट्स है, ठीक है, किसी स्टेट में अगर उसे सिटीजन्स का दर्जा दिया गया है, तो वो क्या करेगा कि उसके पास एक लीगल राइट होगा कि वहाँ पे वो अपना राइट क्लेम कर सकता है स्टेट के खिलाफ, ठीक है। अगर उसका स्टेट अगर उनको मतलब उसका कोई राइट्स को हनन होता है, उसको नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि अपना राइट्स क्लेम कर सकता है। अगर हम लोग अपने पर्सपेक्टिव से समझे, ठीक है, तो हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग के पास सिटीजनशिप है इंडिया का, ठीक है, हम लोग इंडिया के सिटीजन्स है, और हम लोगों को अगर नहीं मिलता है हमारा राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 3 में जितने भी आर्टिकल मेंशंस हैं, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, वो सब हम लोग क्लेम कर सकते हैं। उतना ही क्लेम कर सकते हैं जितना कि यहाँ पे रहने वाले बाकी सारे सिटीजन्स क्लेम कर सकते हैं अपना फंडामेंटल राइट्स। हम लोग भी उतना क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा लीगल स्टेटस है, हमारा लीगल राइट्स है, ठीक है। यही तर्क देते हैं एरिस्टोटल भी, बट उसका थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है, क्योंकि वो एक एंशियंट थिंकर है, ठीक है। वो उस समय बात कर रहे हैं, लेकिन उनका भी उतना ही प्रैक्टिकल अप्रोच दिखता है, क्योंकि उन्होंने किसी भी बात को अपना परसेप्शंस के बेसिस पे नहीं बताया है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बताया है। वो सिटीजनशिप को एक ड्यूटी मानते थे, ठीक है। उन्होंने लगभग 158 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े थे, उसके बाद उन्होंने
सिटीजनशिप का थ्योरी को ड्राइव किया था अच्छे तरीके से अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कि एक्चुअल में कौन नीडी है, मतलब किस लोगों को सिटीजनशिप दिया जा सकता है, ठीक है। उन्होंने हर एक लोगों को सिटीजनशिप देने का मतलब अधिकार नहीं दिया था, ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि जो सिटीजनशिप है ये एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसके लिए है? स्टेट के लिए। और स्टेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब लोग फुलफिल नहीं कर सकते, वो वही लोग फुलफिल कर सकते हैं जो उस लैंड से बिलोंग करते हो, वो स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है। उसका उन्होंने दो क्राइटेरिया दिया, पहला बाय बर्थ और दूसरा बाय ब्लड, ठीक है। अगर हम लोग इंडिया का पर्सपेक्टिव से समझे तो हम लोग क्या समझते हैं, हमारे यहाँ सिटीजनशिप पाने का कितना तरीका है? हम लोग के यहाँ भी 5 तरीका, जिसमें से कि ये दोनों ही पाए जाते हैं हम लोग के यहाँ पे। पहला है बाय बर्थ, ठीक है, ये एरिस्टोटल की फिलॉसफी में हम लोग को मिलता है। दूसरा बाय डिसेंट, ठीक है, बाय डिसेंट को बाय ब्लड बोला जाता है। कहने का मतलब जनरेशन बाय जनरेशन, अगर हमारा फोर फादर्स या फिर हमारे पेरेंट्स अगर हमारे यहाँ के सिटीजन्स रह मतलब सिटीजन्स हैं यहाँ पे, तो हम लोग सिटीजनशिप ले सकते हैं पेरेंट्स के आधार पे, ठीक है। तो वही कहते हैं बाय ब्लड के हिसाब से मिल सकता है, यानी कि अभी के हिसाब से समझे तो बाय डिसेंट। इंडिया में 3 एक्स्ट्रा और कौन है? बाय रजिस्ट्रेशन है, एक्विजिशन और नेचुरलाइजेशन। 3 प्रोसेस ही ऐसा है कि जो इंडिया में एक्स्ट्रा है, ठीक है। लेकिन अब देख रहे हैं कितना इंटरकनेक्ट है दोनों से। जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं ये एरिस्टोटल आज से कई साल पहले एंशिएंट पीरियड में ही इस चीज़ को देख लिए थे और इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन करके चले गए हैं वो। इससे कहीं न कहीं पता चलता है कि वो काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के थे और शायद इसीलिए उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसीलिए वो कहते हैं क्या कि सिटीजनशिप एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए ये सबके पास नहीं होगा, ये सबका अधिकार इस पे नहीं होगा, हर कोई सिटीजनशिप क्लेम नहीं कर सकता स्टेट के लिए, ठीक है। इसलिए उन्होंने कई लोगों को इससे बाहर रखा था। उन्होंने जो क्राइटेरिया था, जो डेफिनेशन था सिटीजनशिप को काफ़ी कंसाइज़ रखा था, काफ़ी छोटा रखा था, ठीक है। उन्होंने सबको अधिकार इसमें नहीं दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि जो सिटीजनशिप है ये एक फॉर्मल स्टेटस नहीं है सिर्फ कि हाँ किसी को सिटीजनशिप का दर्जा दे दिया गया कि वो अब नागरिक हैं तो वो कोई भी कुछ भी कर सकता है वहाँ पे, ऐसा नहीं है। वो एक फॉर्मल स्टेटस नहीं है सिर्फ, वो मतलब उनका एक फोकस है। सिटीजनशिप कहने का मतलब है कि उसके अंदर ऐसा ऐसा एस्पेक्ट हो सिटीजन का कि वो स्टेट में दिखे, स्टेट का रोल में उसका हर मतलब स्टेट का पार्टिसिपेशन में उसका रोल दिखे, ठीक है। जब इस तरह का रोल उसके पास होगा, असल मायने में वही सिटीजन कहलाने लायक होगा, ठीक है। उनका कहने का मतलब क्या था कि सिटीजनशिप मतलब ऐसा चीज़ है कि अगर वो उसके उसके पास का मतलब उसके पास जो ड्यूटी मिलता है, उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है स्टेट के पार्टिसिपेंट को, मतलब स्टेट के अफेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो हर एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, हर एक जुडिशियल प्रोसेस में क्या करे, पार्टिसिपेट करे। अगर मान लीजिए कोई लॉ बनाना है, ठीक है, तो जितने भी सिटीजन्स है उसके अंदर क्या है कि एक अच्छा विजडम है, अच्छा रीज़न है, वो अपना रीज़न का यूज़ करे, किसके लिए? स्टेट के लिए यूज़ करे ताकि स्टेट को और प्रॉस्पर बनाया जा सके। अगर वो अपना मतलब तर्क वितर्क करके, अपना वो विचार विमर्श करके, अपना वो जो उनके अंदर जो तर्क करने की क्षमता है उसको अगर वो यूज़ करते हैं स्टेट के अफेयर में, तो क्या होगा कि स्टेट को अच्छा रोल दे सकते हैं, स्टेट के अफेयर्स में वो काफ़ी अच्छे तरीके से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और जब इस तरह का इंटरप्रिटेशन होगा स्टेट के साथ, असल मायने में वही सिटीजन कहलाने लायक होंगे। अगर किसी को मान लीजिए मतलब कि किसी ने अगर कोई क्राइम किया, ठीक है, उसको अगर पनिशमेंट देना है, तो वो सिटीजन्स जिसके अंदर विजडम लाइज कर रहा है, वो लोग डिसाइड करेंगे कि इस तरह का सिचुएशंस पे ऐसा क्या एक्शन लिया जाए, उसको कैसा क्या सजा दिया जाए, जिससे कि स्टेट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। ऐसा कभी फिर ना हो कि दोबारा स्टेट को इस तरह का चीज़ को देखने को मिले, ठीक है। तो वो कब होगा? जब ऐसे लोग डिसीजन लेंगे जिसके अंदर एक रीज़न हो, विजडम हो, ठीक है। इसीलिए वो कहते हैं क्या कि सिर्फ वही लोग सिटीजन्स होंगे जो स्टेट के काम में अच्छे तरीके से मतलब स्टेट के अच्छे से काम आ सके, ठीक है। स्टेट के अफेयर्स में काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन अपना दे सकें, काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकें, ठीक है। इसीलिए वो कहते हैं क्या कि मतलब जिसको लेजिस्लेटिव, जुडिशियल इस तरह के पार्टिसिपेशन में मतलब कि पार्टिसिपेट करना हो, जो इस तरह के फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना हो, तो क्या ये सबके बस की बात है? नहीं है, ठीक है। इसीलिए एरिस्टोटल ये कहते हैं क्या कि लेजिस्लेटिव और जुडिशियल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी इंसान को मतलब कि काफ़ी हाई डिग्री में मोरल की आवश्यकता होती है, ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोरल रहेगा तभी वो खुद के बारे में ना सोच करके स्टेट के बारे में सोचेगा कि हम लोग स्टेट का वेलफेयर कैसे करें, ठीक है। हमारी वजह से स्टेट का वेलफेयर कैसे होगा, इसके बारे में सोचेगा। उनका इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस जो होगा, जो काफ़ी हाई मतलब तर्क वितर्क करने की क्षमता है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस उसके अंदर भरा है,
उससे क्या होगा कि काफ़ी दूर तक सोचेगा वो कि हमारा जो सिचुएशन है स्टेट का आगे आने मतलब आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, और उस बेसिस पे भी वो लॉ बनाना चाहेगा। ठीक है, किसी भी तरह का आपदा अगर आती है स्टेट पे, तो उस पे भी मतलब दूर तक सोचने की क्षमता अगर उसके अंदर होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस होगा, एक्सीलेंस होगा, तो क्या होगा, वहाँ तक सोच करके वो स्टेट पे लॉ बना सकता है। और ये किसके अंदर होगा, तो जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा विज़डम और रीज़न लाइज़ करता होगा। इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करता हो स्टेट में, जो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता हो स्टेट के लिए, सिर्फ उनको ही सिटीजनशिप का दिया जाएगा। ठीक है, तो किसको नहीं दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अब आगे समझते हैं कि कैसे एरिस्टोटल ने मतलब कि किन किन लोगों को सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट से दूर रखा। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक्चुअली में जो एंशियंट पीरियड था वहाँ पे एक कल्चर चल रहा था स्लेवरी सिस्टम का, दास प्रथा का। ठीक है, और वहाँ पे क्लास दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक स्लेवरी पार्ट, एक मास्टर्स पार्ट। ठीक है, और उनका मानना था कि जो स्लेवरी है वो एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्लेवरी एक प्रॉपर्टी क्यों होगा, देखिए वहाँ प्रॉपर्टी कहने का मतलब प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं, एक एनिमेट होते हैं, एक इनएनिमेट होते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एनिमेट क्या होगा, तो ह्यूमन बींग्स जो एनिमेट कह सकते हैं। ठीक है, इनएनिमेट क्या होगा, कोई भी एटम मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल पोजिशंस, ठीक है, उसको इनएनिमेट हो, जैसे मान लीजिए आपको घर लेना है तो वो आपका इनएनिमेट प्रॉपर्टी हो गया। आपको एक अच्छा सा फ़ोन लेना है, एक अच्छा सी कार लेनी है, ठीक है, एक अच्छा सा कोई सामान जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया हो, तो क्या है, वो इनएनिमेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन जो स्लेव्स हैं वो तो खुद ही एक प्रॉपर्टी है मास्टर्स की। ठीक है, कैसा प्रॉपर्टी, वो एनिमेट प्रॉपर्टी है। और इसीलिए वो जो एरिस्टोटल है वो स्लेव्स को अपने सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट से बाहर रखते हैं, उनको नागरिकता नहीं देते हैं। ये कहते हुए उनके पीछे का रीज़न ये देते हैं वो कि वो कहते हैं कि जो स्लेव्स है, जो दास है, ठीक है, उनके अंदर बौद्धिक क्षमता की कमी होती है, उनके अंदर रीज़न नहीं होता है। और उनके अंदर रीज़न नहीं होगा तो वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेट के अफेयर्स में, कैसे वो स्टेट में अपना रोल दे सकते हैं। और जब स्टेट में अपना रोल नहीं देंगे, अपना योगदान नहीं देंगे, उनके अंदर रीज़न करने की क्षमता नहीं है, उसके अंदर विजडम का कमी है। ठीक है, वो दूर तक सोच नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर इंटेलिजेंस का कमी है। इसीलिए स्टेट का अफेयर्स में जो पार्टिसिपेशन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। और उनके अंदर अगर इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है, तो क्या हुआ कि हो सकता है स्टेट के लिए कोई गलत डिसीजन भी ले ले। ठीक है, इसीलिए ये सारा तर्क देते हुए क्या कहते हैं कि स्लेव्स पार्टिस मतलब एक स्लेव्स जो भी होगा मतलब होंगे, वो क्या होगा कि वो सिटीजन्स कहलाने लायक नहीं होंगे, उनको सिटीजनशिप का दर्जा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो एक खुद ही प्रॉपर्टी है। और उसके अंदर जो भी है रीजंस, वर्च्यूज, विजडम्स, ये सब लाइज नहीं कर रहा है, बौद्धिक तरीके से वो कमजोर है। ठीक है, दूसरा वो कहते हैं क्या कि मान लीजिए कोई मास्टर्स कैटेगरी है, तो क्या सभी मास्टर्स को आप दे दोगे सिटीजनशिप, नहीं, क्योंकि सिटीजनशिप के बच्चे होंगे, उनके वाइफ्स होंगे, उनके मतलब कुछ फोर फादर होंगे, तो क्या आप सबको नहीं ना दे सकते हो, क्योंकि उनके अंदर भी मतलब कुछ ना कुछ कमी होगी। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि जो चिल्ड्रंस होंगे आप उसको नहीं दे सकते सिटीजनशिप। उन्होंने सिटीजन मतलब चिल्ड्रंस को भी सिटीजनशिप से बाहर रखा। उसके पीछे का तर्क क्या दिया उन्होंने, वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन है, वो इमेच्योर होते हैं। ठीक है, उनके अंदर वर्चूज नहीं होते हैं, और उनकी इमेच्योरिटी के कारण उसे सिटीजनशिप का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। हमारे इंडिया में क्या है कि हमारे यहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, मतलब हर किसी को सिटीजनशिप का अधिकार है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि बच्चे को अधिकार नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर इमेच्योरिटी होती है, उनके अंदर वर्चू का कमी होता है, इसीलिए वो सिटीजनशिप में उनका अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तीसरा वो एक्सक्लूड करते हैं किसको, ओमेन को, महिलाओं को। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मतलब प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं। यहाँ पे प्लेटो को मतलब वर्ल्ड का पहला फेमिनिस्ट माना जाता है, जहाँ पे उन्होंने पहली बार मतलब कि मेल या फीमेल दोनों को काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन दिया, काफ़ी अच्छा रोल दिया, दोनों करके दोनों को अपने स्टेट में, ठीक है, एक अच्छा रोल प्ले करने का मौका दिया कि मेल और फीमेल दोनों ही मतलब बराबर का हिस्सा रखेंगे स्टेट में, दोनों को ही एक अच्छा पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा, दोनों को ही स्टेट मतलब उतना ही हक देगा जितना कि एक मेल को देगा, उतना ही एक फीमेल को भी देगा। वही एरिस्टोटल जैसे थिंकर ये क्या करते हैं कि ये सिटीजनशिप भी नहीं देते हैं वोमेन को, ये कहते हुए क्या कि ये जो स्टेट है वो एक पेट्रियार्कल फॉर्म है। ठीक है, वो ऐसा मानना किसका, एरिस्टोटल का। और वो इसके पीछे का तर्क देते हैं कि महिलाओं के पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम उन लोगों के पास नहीं होता है कि वो स्टेट के रोल में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, और अगर स्टेट के मतलब स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं वो लोग स्टेट के अफेयर में, तो उन लोग के पास कैसी मतलब अब सिटीजनशिप आप दे दोगे उन लोगों को, क्योंकि उनका मानना था कि
मतलब महिलाओं को जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि हाउस होल्ड वर्क में अपना पार्टिसिपेशन देना, घर के एक्टिविटीज में अपना रोल निभाना, रिप्रोडक्शन में आने कि बच्चे पैदा करना, ठीक है, बच्चों को नर्चर करना, बच्चों को संभालना, उनको बड़ा करना, इस तरीके का जो रोल है, ठीक है, वो महिलाओं का है। ऐसा किसका मानना है? एरिस्टोटल का, ठीक है। और इस आर्ग्यूमेंट के साथ वो क्या करते हैं, वुमेन को भी सिटीजनशिप से बाहर रखते हैं, ठीक है। चौथा उनके अकॉर्डिंग जो भी है वो है ओल्ड पीपल, ठीक है। हो सकता है ओल्ड पीपल जो मतलब कि जो थोड़ा बुजुर्ग हो, उनके अंदर काफ़ी वर्चू हो, काफ़ी विजडम हो, उनके अंदर एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी वो सिटीजन नहीं कहलाने लायक होंगे, क्योंकि इसके पीछे का वो तर्क देते हैं क्या कि वो लोग जो होते हैं उनका फिजिकल कंडीशन सही नहीं होता, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जो भी ओल्ड मतलब पीपल है वो काफ़ी मतलब इल होंगे, काफ़ी बीमार रहते हैं, काफ़ी सिक हो जाते हैं, मतलब कमज़ोर हो जाते हैं, इसीलिए वो हमेशा अच्छे हेल्दी नहीं रहेंगे, इसीलिए वो क्या होगा कि वो स्टेट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं बना सकते हैं, गॉट इट। तो इस तरह से वो क्या करते हैं क्या कि ओल्ड पीपल भी उनके फ्रेजाइल हेल्थ के कारण उसे वो रिमूव कर देते हैं, वहाँ से एक्सक्लूड कर देते हैं कि वो सही नहीं है कि स्टेट के रोल में वो काफ़ी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करे, ठीक है। फिर उनका जो नेक्स्ट होंगे उनके अकॉर्डिंग वो फॉरेनर होंगे। फॉरेनर को भी वो स्टेट का दर्जा नहीं देते हैं, ये कहते हुए, ये आर्गुमेंट देते हुए कि वो कहते हैं क्या कि इनका इस लैंड से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। और इस वास्ता नहीं तो क्या होगा कि उनका जो प्रेम होगा उस नेशन के लिए वो बहुत ही कम होगा। इसलिए क्या होगा कि वो हमेशा उतना ज़्यादा कंसर्न के साथ स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जितना कि वहाँ के लोग करेंगे, जहाँ जो उनका एक्चुअल में जो वहाँ उस लैंड के है, वो लोग जितना अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे अपना स्टेट के लिए, जितना प्रॉस्पर बनाना चाहेंगे, उतना फॉरेनर्स नहीं चाहेंगे, ठीक है। इसीलिए वो इस चीज़ को भी हटा देते हैं, ये फॉरेनर्स को भी सिटीजनशिप देने से मना कर देते हैं, ठीक है। जबकि हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि बाय रजिस्ट्रेशन, इंडिया में बाय रजिस्ट्रेशन आप सिटीजनशिप ले सकते हो कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद भी, ठीक है, भले ही आप फॉरेन कंट्री के हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब ये समझते हैं क्या कि इन्होंने और किसको किसको इस चीज़ में रखा और या तो इससे बाहर किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बोला कि जो एग्रीकल्चरिस्ट होंगे, ठीक है, जो एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करते होंगे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पे मर्चेंट्स होंगे, बिजनेस करते होंगे, ठीक है, वो लोग भी सिटीजन कहलाने लायक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का तर्क देते हैं क्या कि वो कहते हैं कि वो लोग अपने काम को लेकर के इतने बिजी रहते हैं, वो लोग क्या होगा कि उन लोग को धन कमाने की मतलब लालसा रहती है, उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा लस्ट होता है, और इसीलिए क्या होगा ना कि वो स्टेट के अफेयर में अपना टाइम डिवोट नहीं करना चाहेगा। उन लोग चाहेगा कि हम लोग अपना प्रॉपर्टी को कैसे और ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है। इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट को भी उन्होंने, एग्रीकल्चरलिस्ट को भी उन्होंने इस चीज़ से बाहर रखा, ठीक है। तो अगर उन्होंने हर लोग को बाहर कर दिया तो उन्होंने सिटीजनशिप दिया किसको, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसा कि पहले समझा कि जो सिटीजनशिप है वो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी कंसाइज था, काफ़ी लिमिटेड था, वो सिर्फ फ्रीमैन को मिलेगा। फ्रीमैन कहने का मतलब क्या है, जो यंग एंड डायनामिक इंडिविजुअल्स होगा, ठीक है, जो जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बौद्धिक क्षमता होगी, ठीक है, मास्टर्स होंगे, लेकिन जो यंग एज के होंगे, ओल्ड एज को भी नहीं होगा, उनका बच्चा भी नहीं होगा, उनका फीमेल भी नहीं होगा मास्टर क्लास के, ठीक है। सिर्फ वही लोग होंगे जो वहाँ का नेटिव बॉर्न होगा, जो उस लैंड का होगा, ग्रीक का जो मेल होगा, ठीक है, फीमेल को भी नहीं, बस ग्रीक का मेल, नेटिव बॉर्न एडल्ट जो जवान होंगे वहाँ का मेल कैटेगरी में, सिर्फ उनको सिटीजनशिप मिलेगा। और भी जो प्रॉपर्टीज क्लास पे होंगे, प्रॉपर्टी क्लास देने का मतलब क्या है कि जो मास्टर्स होंगे, ठीक है, स्लेव्स नहीं, मास्टर्स जो होंगे, सिर्फ उनको ही मिलेगा हक कि वो सिटीजनशिप, मतलब उनको एज ए सिटीजन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोग ये समझते हैं कि सिटीजन और नॉन सिटीजन के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि सिटीजनशिप है, जो सिटीजनशिप का क्राइटेरिया है वो सिर्फ इस बेसिस पे डिसाइड नहीं होगा कि वो कहाँ रहते हैं, ठीक है, उनके रेसिडेंस के हिसाब से डिसाइड नहीं किया जाएगा कि अगर वो स्टेट में रह रहा है तो वो भी सिटीजन्स कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या देख सकते हैं, फॉरेनर हो सकता है किसी अदर कंट्रीज का उस कंट्री में रह रहा हो, लेकिन वो सिटीजन्स कहलाएगा नहीं, क्योंकि वो एक फॉरेनर है, उनका अपने लैंड के प्रति लव नहीं दिखेगा, एक डिवोशन नहीं दिखेगा। दूसरा वो क्या कहते हैं क्या कि जो सिविल राइट्स में पार्टिसिपेट कर रहा हो, एक्सरसाइज कर रहा हो, भले ही उस स्टेट का भी हो, ठीक है, हर एक वो, लेकिन फिर भी उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा सिटीजन। और उसमें हम लोग एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, ओमेन या ओल्ड मैन, यहाँ पे चिल्ड्रन को भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये लोग क्या है कि ये लोग सिविल राइट्स इन लोग के पास होगा, लेकिन इन लोग के पास सिविल राइट्स भी होगा, फंडामेंटल राइट्स भी होगा, लेकिन फिर भी इन लोग सिटीजनशिप का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ठीक है, भले ही इन लोग उस लैंड का ही क्यों ना हो, राइट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इनका नेक्स्ट पॉइंट क्या देते हैं, ठीक है।
फिर वो कहते हैं क्या कि अगर किसी के पेरेंट्स मान लीजिए फॉरेनर है, ठीक है, या फिर किसी अदर कंट्रीज का मतलब कि सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं, तो उन्हें क्या होगा कि यहाँ से सिटीजनशिप से हटा दिया जाएगा। जैसा कि इंडिया में भी होता है कि अगर आप किसी और का सिटीजनशिप लेते हैं कहीं और कंट्री का, तो आपको इस कंट्री से रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिस्टोटल भी ये कहते थे कि अगर आपका पेरेंट या आपके मतलब फॉरेन्स का मतलब फॉरेन में रहते हैं, या फिर आपका जो पेरेंट्स है वो किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रहने का अधिकार नहीं मिलेगा। एरिस्टोटल फिर ये भी कहते हैं, मतलब अपने आर्ग्यूमेंट देते हुए ये भी कहते हैं क्या कि अगर मान लीजिए अपना ना कोई पावर का दुरुपयोग करता है, ठीक है, अगर मतलब मान लीजिए हम हमको सिटीजनशिप का दर्जा मिला हुआ है और हम जुडिशल में पार्टिसिपेट कर सके मतलब कर रहे हैं, ठीक है, और जुडिशल मतलब सिचुएशन से पार्टिसिपेट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना पावर का मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है, हमको उसको अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम मान लीजिए हम कोई लॉ बना रहे हैं, तो हम स्टेट का वेलफेयर के ज़्यादा हम खुद पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि वो मेरे को मतलब कि मतलब मेरा जो क्राइटेरिया वो उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं, मतलब हमको बेनिफिट दे रहा है कि नहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर हम उस चीज़ पे फोकस करने लग जाएं, तो वो कहते हैं क्या कि जो अपने पावर का मिसयूज करेंगे, उन्हें भी सिटीजनशिप का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उन्हें भी सिटीजनशिप का मतलब सिटीजनशिप से उन्हें भी हटा दिया जाएगा, उन्हें भी नागरिकता का दर्जा नहीं मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं क्या कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप की मतलब किसी के किस कारण से मतलब उसे किस बेसिस पे उन्हें किस फंक्शन के बेसिस पे उन्हें सिटीजनशिप मिल सकता है, ठीक है। तो वो कहते हैं क्या कि वो मेंबर स्टेट का वो मेंबर जो सिटीजन का नालायक होगा, वो लेजिस्लेटिव जुडिशियल में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके, वो लेजिस्लेटिव और जुडिशियल अफेयर्स में काफ़ी अच्छे तरीके से अपना रोल दे सके, ठीक है, अच्छा पार्टिसिपेशन दे सके स्टेट के लिए, वही लोग कहलाने लायक होंगे, ठीक है। और जो भी मतलब वहाँ पे जो इलेक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हम कुछ लोग मतलब मान लीजिए 10 लोग वहाँ पे सिटीजन्स कहलाने लायक हैं, ठीक है, और मान लीजिए सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो रोटेशन से होंगे। जब अगर मान लीजिए जस्टिस करने का अधिकार सभी को है, ठीक है, लेकिन लीडर कोई एक होगा, और लीडर कोई एक होगा वो इलेक्शन प्रोसेस से होगा, वो मतलब बारी बारी से होगा। अगर आज हम हैं, ठीक है, तो वो रोटेशन बाय रोटेशन चलेगा, ठीक है, और सभी को ये अधिकार मिलेगा कि सभी लोग उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें, और सभी को उतना ही मौका मिले, सभी लोग उतना ही एलिजिबल हैं जितना कि बाकी सारे सिटीजन्स। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि जो फंक्शन होगा सिटीजन का वो कैसा होगा। तो वो कहते हैं क्या कि एरिस्टोटल, इट इज़ नॉट ऑलवेज द सेम थिंग टू बी अ गुड मैन एंड अ गुड सिटीजन। कहने का मतलब क्या हुआ, हमेशा ये दोनों चीज़ को एक नहीं होता है कि आप अगर अच्छा इंसान है तो एक अच्छा सिटीजन भी होंगे। कैसे, इसके पीछे का वो आर्गुमेंट देते हैं, ये कहते हैं कि मान लीजिए हम एक अच्छा इंसान है, ठीक है, हम एक गुड मैन है। क्यों? क्योंकि हम खुद का मान लीजिए हम खुद के बारे में तो अच्छा सोचते हैं, लेकिन दूसरे के बारे में हम बुरा भी नहीं सोचते हैं, ठीक है। दूसरे से हमको कोई मतलब नहीं कि स्टेट क्या कर रहा है, बाकी सारे इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है कि स्टेट कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे नीचे आ रहा है, क्योंकि हम उसके मतलब उसके नीचे आने के कारण या उसका ऊपर जाने के कारण में हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में बुरा भी नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। हम खुद के बारे में अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा एक गुडमैन को दिखाता है कि हम किसी का नुकसान तो एटलीस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है गुडमैन का मतलब। लेकिन अगर गुड सिटीजन का मतलब उन्हें समझे, तो वो क्या होता है, एक अच्छा नागरिक कौन होगा जो खुद के बारे में तो अच्छा बुरा सोचे ही, वो स्टेट के बारे में भी सोचे कि स्टेट को भी कैसी हमारे कारण कैसे स्टेट को फायदा हो सकता है, ठीक है। अगर हम नागरिक है भारत के, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारे पास फंडामेंटल के राइट मतलब फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारा, ठीक है, कि हम लोग की कौन सा काम करेंगे कौन सा काम नहीं करेंगे, ठीक है। और यही बात हम लोग को बताता है कि एक अच्छा नागरिक है हम लोग। अगर हम लोग को लगता है कि मतलब यहाँ पे स्टेट को हमारा ज़रूरत है, मान लीजिए कोई ऐसा क्राइम हो रहा है जो हम लोगों के सामने हो रहा है, तो उसको रोकना भी हम लोगों का उतना ही फ़र्ज़ बनता है, ठीक है, ना कि उन लोगों को इग्नोर कर देना उस चीज़ को कि ठीक है ये हमारा रोल थोड़ी है, स्टेट का रोल है, इसे स्टेट समझेगा, ठीक है। इस बात को कहते हुए अगर हम लोग उस काम को छोड़ देते हैं, तो ये कहीं न कहीं ये हमारी कमी होगी, ठीक है। हम लोग इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होंगे। ये हमारा गुडमैन तो होगा, ये हमारा मतलब कि हमारे एक एज़ ए इंसान तो हम खुद अच्छे होंगे, क्योंकि वहाँ पे हम किसी का नुकसान नहीं किए, ठीक है। हम खुद के बारे में सोचे, लेकिन एक अच्छा नागरिक वही होगा जो खुद के बारे में मान लीजिए खुद का अगर नुकसान भी होता हो, तब भी वो स्टेट का वेलफेयर के बारे में सोचता हो, ठीक है। एटलीस्ट खुद के या स्टेट के बारे में, दोनों के बारे में वो अच्छा सोचता हो। ये डिफरेंसेस हम लोग को दिखता है गुड मैन और गुड सिटीजन्स के बीच में, ठीक है। और इसीलिए जब हम लोग आज देखते हैं कि हम लोग फंडामेंटल के राइट्स के साथ साथ
फंडामेंटल ड्यूटी भी प्रोवाइड किया गया है, उस समय एरिस्टोटल भी अपने समय में ही उन्होंने कुछ ड्यूटीज दिया था, ठीक है, जिसे उन्होंने एक अच्छा सिटीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में बताया था कि एक अच्छा नागरिक कौन होगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक ड्यूटी तो कह सकते हैं कि जो अपना ड्यूटी को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाएंगे वही अच्छा नागरिक होंगे। तो उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, अच्छा नागरिक कौन होगा, तो उनका वो कुछ फीचर्स बताते हैं कि वो कहते हैं क्या कि वो सिटीजन्स, वो नागरिक अच्छे होंगे जो हार्मनी रखते होंगे स्टेट में, ठीक है। वो हमेशा मतलब दंगाई की तरह मतलब ये ना करे कि, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वार या सिचुएशंस को क्रिएट ना करे, ऐसा कुछ काम नहीं करे, ठीक है, कुछ ऐसा विरोध ना करे जिससे क्या हुआ कि स्टेट का नुकसान हो, ठीक है। हमेशा वो प्यार भाईचारा बना करके रखे, हमेशा वो मतलब स्टेट में हर किसी के साथ अच्छा से रहे, प्यार से रहे, ठीक है, मोरली रहे, इथिकली बिहेव करे, सबके साथ एक हार्मनी क्रिएट करे, ठीक है। तभी क्या होगा, वो एक अच्छा नागरिक का पहचान होगा। दूसरा वो क्या कहते हैं कि वही एक अच्छा इंसान होगा जो स्टेट के साथ अच्छा कोऑपरेट करेगा, अच्छा स्टेट के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, जब इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा तो एक अच्छा डेवलप होगा इंडिविजुअल भी, स्टेट भी, ठीक है। यहाँ पे प्लेटो में वो क्या कहते थे कि जो इंडिविजुअल का इथिक्स होता है और जो स्टेट का पॉलिटिक्स होता है वो कभी भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। स्टेट तभी आगे बढ़ेगा, स्टेट तभी प्रॉस्पर बनेगा, ठीक है, जब ये दोनों का सोच सेम डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ये भी कॉमन दिखता है कि एरिस्टोटल भी कहते हैं क्या कि इंडिविजुअल्स, एक अच्छा नागरिक वही होगा जो स्टेट के साथ कॉपरेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है, वही एक अच्छा नागरिक कहलाने लायक होगा, ठीक है। तीसरा वो पॉइंट क्या देते हैं कि अच्छा नागरिक जो वही होगा, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा, स्टेट को बिल्ड करने का, स्टेट को आगे ले जाने का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा, ना कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा कि अगर हम मानेंगे कि ये मेरा जिम्मेदारी है कि हमको स्टेट को आगे लेकर के जाना है, इंडिया को आगे लेकर के जाना है, और ऐसा सब लोग सोचेगा अपने पास, तो क्या होगा, वाकई में इंडिया आगे आगे जाएगा, ठीक है। तो वही कहते हैं कि ये हर एक लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा तभी स्टेट काफ़ी अच्छा बिल्ड कर सकता है, और ये सोच एक अच्छे नागरिक का एग्जाम्पल देता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि इतना सारा वो ड्यूटीज एरिस्टोटल उस समय ही दिए थे जब एंशिएंट पीरियड में, जब उतने सारे वॉर चल रहे थे, वैसा वैसा सिचुएशन चल रहा था, उस समय उन्होंने इतने बेहतरीन ड्यूटीज को उन्होंने रखा था। और वो ये भी कहते हैं कि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो अपना अधिकार के साथ साथ, अपना राइट्स के साथ साथ अपना कर्तव्य को भी उतना ही महत्व दे, ठीक है, अपना ड्यूटीज को भी उतना ही महत्व दे जितना कि अपना राइट्स को, ठीक है। अपना राइट्स ड्यूटी को अगर वो इक्वल महत्व देगा तभी वो स्टेट के बारे में अच्छा सोचेगा, स्टेट को काफ़ी ज़्यादा वेलफेयर बनाने के बारे में सोचेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक काफ़ी अच्छे तरीके से देख लिया, उनके थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा उनका क्रिटिकल इवैल्यूएशंस को भी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं उनके क्रिटिकली उसको इवैल्यूएट करना, किसको, जो एरिस्टोटल के जो पार्ट है इनका सिटीजनशिप का, उनको थोड़ा सा क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कहीं ना कहीं कमियां किसी के अंदर होती है, थोड़ी बहुत कमियां हर किसी के अंदर होती है, थोड़ी बहुत प्रॉज एंड कॉन्सेस हर लोग फाइंड आउट कर ही लेते हैं, ठीक है। तो कुछ थिंकर ये कहते हुए उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि जो एरिस्टोटल है वो मतलब डेमोक्रेटिक के तौर पे वो सही नहीं है, वो स्टेट को मतलब डेमोक्रेसी का बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल नहीं है, क्योंकि वो हर एक लोग को बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं दे रहे हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग कैसा रह सकता है, उनका बिहेवियर कैसा है। वो हमेशा स्टेट को मतलब फोकस करके स्टेट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा मतलब क्रिटिसिज्म पॉइंट उनका जो बनता है, काफ़ी सारे जो थिंकर्स है वो ये आर्गुमेंट देते हैं क्रिटिसाइज करते हुए कि उन्होंने मतलब सारा महत्व मेल को दिया ज़्यादा, उन्होंने वोमेन, वर्कर, ओल्ड मैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, इस तरह के जितने भी लोग हैं इन लोगों को अपना थ्योरी से दूर रखा। ये उनके नैरो कॉन्सेप्ट को दिखाता है, ठीक है, किसके नैरो कॉन्सेप्ट को, एरिस्टोटल को। इसीलिए कई थिंकर ये कहते हैं कि ये जो जो एरिस्टोटल है उनका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी नैरो है, काफ़ी पतला है, ठीक है, काफ़ी लिमिटेड सोच तक ही है। ये ब्रॉड माइंडेड वाला सोच नहीं दिखाता है कि, क्योंकि ब्रॉड माइंडेड क्या होता है, जहाँ पे सभी को समान अधिकार मिले, हर किसी को मतलब आगे बढ़ने का मौका मिले, अपना योग्यता दिखाने का मौका मिले, लेकिन उन्होंने सिर्फ यंग मैन को ही दिया, वो भी जो उस लैंड का हो, ठीक है। तीसरा जो आर्गुमेंट बनता है इनके क्रिटिसिज्म पार्ट में, वो क्या कहते हैं क्या कि जो नॉन प्रॉपर्टी होल्डर यानी कि जो स्लेब्स हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस किया है इन्होंने, ठीक है। उन्होंने सिर्फ मास्टर्स को ही अपना सिटीजनशिप दिया, मास्टर्स को ही उन्होंने सारा हाई लेवल का मतलब वैल्यू दिया कि वही जुडिशियल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, वही लेजिस्लेटिव अफेयर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। इसीलिए क्या हुआ, जो नॉन प्रॉपर्टी होल्डर हैं उन लोगों के साथ ही एक तरह से ये एक अन्याय है।
और इस तरह का आर्गुमेंट देते हुए कई सारे थिंकर्स ने इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी हम लोग कहते हैं ना कि आप लोग कुछ भी कह लीजिए, कितना भी आप उसे क्रिटिसाइज़ कर लीजिए, लेकिन कुछ पॉइंट्स उनका ऐसा होता है जो मतलब जिस बेसिस पे आप उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एंशिएंट पीरियड में जिस समय इस चीज़ को किसी ने सोचा नहीं था, उन्होंने उस समय इतने सारे संविधान को पढ़ कर के, इतने सारे रिसर्च करने के बाद, इतने सारे ऑब्जर्वेशंस के देने के बाद, देखने के मतलब ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने ऐसा थ्योरी डिज़ाइन किया, ठीक है? जहाँ पे जो आज भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस रखता है अपने आप में। सिटीज़नशिप में उन्होंने ना कि सिर्फ राइट्स दिया, बल्कि उन्होंने ड्यूटी का भी मतलब प्रोविज़न रखा। और आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें भी हमारा राइट के साथ-साथ ड्यूटी भी है। उनका जो प्रोसेस था देने का सिटीज़नशिप बाय बर्थ, बाय ब्लड यानी डिसेंट, वो भी देखते हैं कि आज हम लोग के भी कॉन्स्टिट्यूशंस में वो चीज़ है। कहीं न इसका मतलब कहीं न कहीं वो चीज़ आज भी रेलेवेंस रखता है, ठीक है? इन्होंने एक क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन पे फोकस किया था, ठीक है? क्योंकि ये चाहते थे कि हम लोग हर एक चीज़ पे फोकस ना करें कि जो स्टेट को नुकसान भी कर सके, ठीक है? अगर हम लोग इंडिया में मानते हैं डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे क्या है कि हर किसी को सिटीजनशिप का राइट मिला हुआ, लेकिन हर लोग अच्छा थोड़ी ना सोच रहा है। कुछ लोग मतलब यहाँ पे रह करके भी, डेमोक्रेटिक स्टेट में रह करके भी क्या करते हैं कि इंडिया का बुराई करते हैं। बहुत लोग को स्टेट से मतलब ही नहीं होता है कि स्टेट आगे बढ़ रहा है, पीछे रह रहा है, ठीक है? इसलिए वो क्या कहते हैं कि एरिस्टोटल उस समय ही उन्होंने एक क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन पे फोकस किया, इसीलिए उन्होंने सिटीजनशिप का मतलब मीनिंग को काफ़ी ज़्यादा कंसाइज़ और काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी लिमिटेड रखा, ठीक है? ये सारे आर्गुमेंट्स हम लोग देखते हैं किसमें, उनके थ्योरीज़ में। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक उनके थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा, काफ़ी बेहतरीन तरीके से उनको बारीकी से समझा, हर एक पॉइंट को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो, ठीक है? और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।